Hi everyone, in this video we will discuss about the Age of Revival, a time period between 1400 to 1550. एज ऑफ रिवाइवल इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड है। एज ऑफ रिवाइवल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिवाइवल का मीनिंग होता है रीबर्थ, और इस एज को, इस टाइम पीरियड को रिवाइवल एज इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके दौरान द क्लासिकल लिटरेचर वॉज रिवाइव्ड। लोगों का जो इंटरेस्ट है वो क्लासिकल लिटरेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण इस टाइम पीरियड में, इस एज में क्लासिकल टेक्स्ट जो थे उनको बहुत ही वाइड स्प्रेड लेवल पे ट्रांसलेट और मैन्युफैक्चर किया गया था। इसी के साथ साथ इस एज में बहुत सारे रिबेलियंस भी हुए थे, और यही टाइम पीरियड है जब अर्ली रेनेसॉन्स जो है वो फ्लरिश हुआ था। ये एज एक सिग्निफिकेंट पीरियड के तौर पे काम करता है टू ब्रिज मेडिवल एरा एंड द अर्ली रेनेसॉन्स। नाउ लेट्स लुक एट दीज पीरियड्स इन डिटेल। एज ऑफ रिवाइवल के कुछ मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एज ऑफ रिवाइवल ने बहुत सारे रिबेलियंस को विटनेस किया था, जिसमें से सबसे बड़ा था द वॉर ऑफ रोजेस, जो कि हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ योर्क के बीच में लड़ा गया था। इसी के साथ साथ केट्स रिबेलियन भी हुआ था, जो कि जैक केड ने लीड किया था अगेंस्ट हेनरी सिक्स को। आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर, हमने देखा था कि जब चौसर की डेथ हुई थी तो हेनरी फाइव वॉज क्राउंड, और इन्होंने जो फ्रेंच के अगेंस्ट बैटल लड़ी थी उसको जीत के इन्होंने इंग्लिश जो एम्पायर है उस पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बिल्ड किया था। लेकिन इनके सक्सेसर हेनरी सिक्स उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को मेंटेन नहीं कर पाए, लीडिंग टू फ्रेंच रीगेनिंग ऑल देयर पोजेशंस। तो फ्रेंच के साथ जब उनकी वॉर हुई तो फ्रेंच ने अपने सारे पोजेशंस को रीगेन कर लिया था। इसी के साथ द वॉर ऑफ रोजेस शुरू हुई थी, जो कि एक सीरीज था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डायनेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हाउस ऑफ योर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर। ये वॉर इतनी लंबी और इतनी डिवास्टेटिंग थी कि इसके जो इम्पैक्ट था वो फार रीचिंग था, और ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में सोशल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी। जो वॉर है वो द वॉर एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ हेनरी सेवन की जीत के साथ ये जो वॉर है ये फिनिश हुई थी, और इसी वॉर के फिनिश और हेनरी सेवन की विक्ट्री के साथ टूडर डायनेस्टी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस एज का एक वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हेनरी एट ने इनिशिएट किया था जब इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च से ब्रेक ले लिया था। दैट इज, जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स थे उनसे हेनरी सिक्स ने एक ब्रेक कर लिया था अपने आप को, और तब हुआ था स्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। क्योंकि इस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी इंग्लैंड में आ चुका था, तो लोग पढ़ने और लिखने लग गए थे, और वो जब टेक्स्ट को पढ़ते थे तो वो क्वेश्चन करने लगे थे रोमन कैथोलिक चर्च को। और इसी की वजह से जब चर्च ऑफ इंग्लैंड स्टैब्लिश हुआ था तो एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस और कल्चरल शिफ्ट देखने को मिला था इंग्लैंड में। साथ ही साथ इसने इंग्लैंड के लोगों को एक नेशनल आइडेंटिटी भी दी थी, और इन्होंने ग्राउंड वर्क ले किया था फॉर रिलीजियस डाइवर्सिटी बिटवीन टू रोमन कैथोलिक एंड द इंग्लिश चर्च ऑफ इंग्लैंड। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड इज द रेनेसॉन्स। रेनेसॉन्स एक ऐसा पीरियड है जब जहाँ पे जो क्लासिकल लिटरेचर है उसको दोबारा लुक किया गया था, उसके स्टाइल्स को स्टडी किया गया था और उसको दोबारा फ्लरिश किया गया था। रेनेसॉन्स जो है वो फ्लोरेंस इटली में फ्लरिश किया था सबसे पहले। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो ग्रेट इटालियन राइटर्स, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस और अदर्स थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो एक ऐसे रिवोल्यूशन में पार्ट लेंगे जो कि इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक बोथ दोनों होगा। तो इस मूवमेंट में जो ओल्ड क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जो ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट हैं, उनको दोबारा लुक किया गया और उनको दोबारा पढ़ा गया था। देवर ऑल्सो वाइड स्प्रेड ट्रांसलेट किया गया था उनको। द मूवमेंट एक्सपेंडेड टू द अदर इटालियन स्टेट्स, और धीरे धीरे जो ये मूवमेंट है रेनेसॉन्स मूवमेंट वो 15th सेंचुरी तक इटली से फ्रांस और फिर वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप तक फैल चुका था। ऑल्दो यूरोप एक्सपीरियंस रिनेसॉन्स लेटर देन इटली, तो जहाँ ये इटली में शुरू हुआ था और धीरे धीरे बहुत लेट ही यूरोप में पहुंचा था, लेकिन जो इसके इम्पैक्ट थे वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थे। क्योंकि जो ह्यूमैनिज्म था अलोंग विद रेनेसॉन्स, उसने यूरोपियंस को एनकरेज किया था कि वो रोमन कैथोलिक चर्च के रोल को क्वेश्चन करें, उनके इतने हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स को, उनकी जो रिलीजियस उन्होंने जो पाबंदियां लगाई उनको वो क्वेश्चन करें। As more people learned how to read and write, they began to examine and critique religion as they knew it. Printing press also allowed for text to be easily reproduced and widely read by people. तो रेनेसांस जब यूरोप में पहुंचा तब प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी थी, और क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से लोग पढ़ना और लिखना जान चुके थे, तो उन्होंने जब वो टेक्स्ट को पढ़ते थे, इतने वैरायटी ऑफ टेक्स्ट जब पब्लिश होने लगा और वो पढ़ने लगे, तो जो वो जितना रिलीजन वो जानते थे उसको एग्जामिन और क्रिटिक करने, वो एग्जामिन करके
वो जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी उनको वो एग्जामिन और क्रिटिक करने लगे, और इसी क्रिटिक के एक इम्पैक्ट था कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुई थी, जिससे द चर्च ऑफ इंग्लैंड स्टेब्लिश किया गया था। नाउ लेट्स लुक एट द लिटरेरी डेवलपमेंट्स इन द एज ऑफ रिवाइवल। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो एज ऑफ रिवाइवल का जो स्टार्टिंग पीरियड था, जब रेनेसॉन्स फ्लरिश हो रहा था, तो वहाँ पे जो मेन फोकस था वो क्लासिकल लर्निंग पे था। तो जो इमीडिएट पीरियड, चौसर की डेथ के बाद का जो इमीडिएट पीरियड था, उस टाइम पे कोई मेजर वर्क्स नहीं प्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि जो सारा फोकस है, सारा एम्फोसिस था, सारा इंटरेस्ट जो था वो क्लासिकल लर्निंग पे था। और इसी की वजह से जो क्लासिकल लिटरेचर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा, वो ज़्यादा ट्रांसलेट होने लगा, ज़्यादा वो वाइड स्प्रेडली यूज होने लगा, पढ़ा जाने लगा। मेडिवल रोमांसेस जो थे, रोमांसेस वो उनको ट्रांसलेट किया जाने लगा, सेंट्स, लेजेंड्स, क्रॉनिकल्स, उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो जो वाइड स्प्रेड जो फोकस था वो क्लासिकल लिटरेचर पे था रादर देन प्रोड्यूसिंग नेटिव लिटरेचर। बट वी ऑल्सो गेट टू सी सम ऑफ दी फ्यू ड्रामा, पोइट्री एंड प्रोज ट्रेंड्स जो उस टाइम पे लेटर जो उस टाइम पे जो प्रिवेलेंट हुए वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड दीज आर ड्रामा इन द एज ऑफ रिवाइवल। जो एज ऑफ रिवाइवल का ड्रामा है वो मिडिवल फॉर्म्स पे इसमें से इवोल्व हुआ था। जो उनका बेसिस था वो रिलीजन ड्रामास थे, जैसे कि मिस्ट्री प्लेस। ये वो प्लेस थे जिसमें जो बाइबल की स्टोरीज हैं उनको ड्रामेटाइज किया गया था, उनको इनेक्ट किया जाता था, सच एज द वेकफील्ड साइकिल, सेकेंड शेफर्ड्स प्ले। जो सेकेंड प्लेस थे वो थे मिरेकल प्लेस। इसमें जो डिफरेंट मेजर सेंट्स रह चुके हैं उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता था। इसी के साथ साथ जो उनकी मिराकुलस इंटरवेंशंस थी, जो सेंट्स की जो इंटरवेंशंस थी, उनको भी इनेक्ट किया जाता था प्लेस में और एक्ट्स में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: द कन्वर्जेशन ऑफ सेंट पोल, द प्ले ऑफ द सैक्रामेंट। इसके साथ साथ हमें मोरालिटी प्लेस भी देखने को मिलते हैं। ये वो प्लेस हैं जो मेडिवल सरमन से इवोल्व हुए थे, और जो जिनका मेन फोकस किसी भी मोरल लेसन को या ट्रुथ को इनेक्ट करना या ट्रुथ को कन्वे करना होता था, सच एज द कासल ऑफ प्रिजर्वेंस, द सेम्योंग एवरीमैन। इसी के साथ साथ हमें द एज ऑफ रिवाइवल में इंटरल्यूड्स भी देखने को मिले थे। इंटरल्यूड्स शॉर्ट प्लेज या प्लेलेट्स होते थे जो कि बिटवीन साइकिल ऑफ प्लेज के कोर्स के बीच में इनेक्ट किए जाते थे। दीज वर स्मॉल प्लेज, शॉर्ट प्लेज। द एज ऑफ रिवाइवल के कुछ फेमस ड्रामेटिस्ट हैं हेनरी मैडवेल एंड जॉन रासल। इसी के साथ साथ हमें पोइटिक ट्रेंड्स भी देखने को मिले हैं इन द एज ऑफ रिवाइवल। जैसे पेस्टोरल पोइट्री बहुत प्रिवेलेंट थी इस एज में। जो पेस्टोरल पोइट्रीज होती हैं, इसमें आप जो लैंडस्केप है या फिर जो रूरल लाइफ उसको यूज़ करके आप एक डिस्टिंग्विश पोम लिखते हैं। और एज ऑफ रिवाइवल में ये एक इम्पोर्टेंट व्हीकल था सटायर करने के लिए कोर्ट और अर्बन लाइफ पे। और इसके कुछ बहुत फेमस एग्जांपल हैं द अलेक्जेंडर बार्कले के इकोलॉग्स। इसके साथ साथ जो दूसरी पोइट्री लिखी जाती थी वो थी एलेगरी। एलेगरी जो पोइट्रीज हैं जो रिवाइवल में, वो चौसर की एलिगोरिकल पोइट्रीज को इमिटेट की जाती थी बाय द इंग्लिश एंड स्कॉटिश चौसेरियंस। फॉर एग्जाम्पल विलियम डनबार्स द गोल्डन टार्च, और विलियम लिडगेट्स की, जॉन लिडगेट की द टेम्पल ऑफ ग्लास। नेक्स्ट वी सीज दी बलाड्स। बलाड्स यूजुअली पोम्स होते हैं जो कि फोक ओरिजिन से होती हैं, और ये किसी भी इवेंट के बारे में या ह्यूमन मैन की इमोशंस के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल द वाइफ ऑफ अशर स्वेल इज अ बलाड रिटन इन एज ऑफ रिवाइवल। और जो अगला जो ट्रेंड हमें देखने को मिलता था दैट इज सटायर एंड डिडक्टिज्म। सटायरिकल पोएट्रीज वो होती हैं जो ह्यूमरस वे में किसी चीज़ को क्रिटिक या मोक करती हैं, और साथ ही वो कुछ मॉरल लेसन्स भी हमें बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल बार्कले शिप ऑफ फूल्स और स्केलेटन्स बोज ऑफ कोट। जो इस एज के जो पोइट्स हैं उनको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डिस्क्राइब किया है उनको हमने थ्री कैटेगरीज में। और जो एज ऑफ रिवाइवल के जो पोइट्स हैं उनका जो मेजर वर्क है वो चौसर के वर्क से इन्फ्लुएंस होता था, इसलिए उनको चौसेरियंस भी बोला जाता था। तो फर्स्ट कैटेगरी इज द इंग्लिश चौसेरियंस। ये 15th और 16th सेंचुरी के वो पोइट्स हैं जिनका जो वर्क है वो चौसर के वर्क से इन्फ्लुएंस होता था, और वो अपने वर्क्स में चौसेरियन डिक्शन या पोइटिक फॉर्म्स को यूज करते थे, such as Thomas Hoccleve, John Lydgate, Stephen Hoffs, and John Skeleton. The other two categories are Scottish Chaucerian. ये वो स्कॉटिश पोइट्स थे ऑफ 15th एंड 16th अर्लीस्ट सेंचुरी जो चौसर के वर्क से इन्फ्लुएंस होते थे, लेकिन ये अपने इंग्लिश काउंटर पार्ट्स यानी इंग्लिश चौसेरियन से डिफर करते थे इन देयर टोन, स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर। Some of the Scottish Chaucerians are James I of Scotland, Robert Henryson, William Dunbar, and Sir David Lindsay.
इसके साथ साथ कुछ अलग पोइट्स थे जो कि जिनको न्यू कोर्ट पोइट्स बोला जाता था। ये वो पोइट्स थे जिनको रॉयल हाउस होल्ड्स अपॉइंट करते थे एज अ रॉयल कोर्ट पोइट्स, जिनका जो एक्सपेक्ट किया जाता था इनसे कि वो कोर्ट की सेलिब्रेशन में या कोई भी नेशनल इवेंट जो अकर हुआ है उसके सेलिब्रेशन में अपनी पोइट्रीज लिखें। फॉर एग्जाम्पल थॉमस वोट, हेनरी हॉवर्ड एंड अर्ल ऑफ सरे। इसी के साथ जो प्रोज है वो जो इंग्लिश रेज ऑफ रिवाइवल में प्रिवेलेंट था, ये जो प्रोज है वो ह्यूमनिस्ट जो थॉट्स थे उनके राइज से ये शुरू हुआ था और अकम्पनीड बाय द रेनेसांस। और इस जो ह्यूमनिज्म थॉट्स जब इंग्लैंड में या यूरोप में जब फ्लरिश हो रहे थे, तो जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस थॉट्स को या रेनेसांस को पूरे ही इंग्लैंड में फ्लरिश करवाने का, वाइड स्प्रेडली उसको स्प्रेड करने का। और राइटर्स लाइक विलियम टिंडेल, माइल्स कोवरडेल, विलियम कैक्सटन, सर थॉमस मोर की जो प्रोज राइटिंग्स थी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले किया था इस लिटरेचर को सब लोगों को एक्सेसिबल बनाने में। ऑल्सो जो प्रोटेस्टेनियम जो इंग्लैंड में शुरू हुई थी, जो मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन था, उसको स्प्रेड करने में, साथ ही इन्होंने जो रेनेसांस है उसमें भी अपना बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाया था। एंड दीज वर दी characteristics and about the age of revival. And thank you.